नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने छठे पार्ट का अध्ययन किया था। उनका पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक समीकरणों के बारे में, किस प्रकार लिखते हैं उसके नियम लिखे पढ़े थे हमने। और हमने क्या पढ़ा था, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि किस प्रकार होती है। उसके बाद का पार्ट आज पढ़ेंगे हम। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मंद और तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में कि सभी अभिक्रियाएं वह क्या होती है, मंद होती है या क्या होगी, या होगी आपकी तीव्र अभिक्रिया। यानी या तो कुछ मंद अभिक्रिया होती है और कुछ अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। तो मंद कौन सी होती है और तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तीव्र यानी क्या होती है, तेज। मंद यानी क्या होगा, धीमी। यानी जो तीव्र गति से संपन्न होती है वो तो कौन सी होगी, तीव्र अभिक्रिया। और मंद गति से संपन्न होगी वो कौन सी होगी, मंद अभिक्रिया। देखते हैं कैसे। वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेज गति से संपन्न होती है वो क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया। अब तेज गति से संपन्न होगी वो कौन सी होगी, तीव्र अभिक्रिया। अब मंद कौन सी होती है, मंद में देखते हैं वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है वो कौन सी हो जाएगी, मंद अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रिया जो अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेज गति से संपन्न होगी वो तो कौन सी हो जाएगी, तीव्र अभिक्रिया। और वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत धीमी गति से संपन्न होगी वो कौन सी हो जाएगी, मंद अभिक्रिया। अब देखते हैं तीव्र अभिक्रिया वो अत्यंत तेज गति से संपन्न होती है। तो इसमें क्या है, कम समय लगता है। जैसे इसमें उदाहरण ले रखा आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो अत्यंत तेज गति से संपन्न होती है। जैसे इसमें कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻10 सेकंड। अब देखते हैं इसमें उदाहरण ले रखा है आपका प्रबल क्षार का ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में ले रखा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है, NaCl नमक बनता है और प्लस में जल बनता है और उष्मा निकलती है। और ये अभिक्रिया क्या है आपकी, अत्यंत तेज गति से संपन्न होती है, कम समय लगता है इसमें। दूसरा आपका ले रखा उदाहरण सिल्वर नाइट्रेट और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनको जब अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में, और आपका HNO3 प्राप्त होता है, नाइट्रिक एसिड प्राप्त होगा। ये आपकी अभिक्रिया क्या है, तेज गति से संपन्न होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। इसके विपरीत आपकी कौन सी है, मंद अभिक्रिया। तो मंद यानी धीमी गति से संपन्न होती है। इसमें क्या है, इसमें तो अत्यंत कम टाइम लगता है और इसमें कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं, या कई सालों में, कई वर्षों में संपन्न होती है। ये अत्यंत धीमी होती है इनकी प्रक्रिया। अब इसका उदाहरण हमने ले रखा है, जैसे लोहा है, लोहे में जो जंग लगने का उदाहरण है वो अत्यंत धीमी गति का है, अत्यंत मंद होती है ये। तो इसमें लोहे को जब ऑक्सीजन और आपकी जो नमी है यानी वायु में सीधा खुला छोड़ दे और उसमें क्या हो, नमी पकड़ के वो क्या कर लेगा, जंग लगा लेगा। और ये अभिक्रिया कौन सी है, मंद गति की है, यानी अत्यंत धीमी। इसमें बहुत टाइम लगता है आपका। तो इसमें क्या होता है, लोहा आपका बाहर यदि वायु में छोड़ दिया खुला तो ये नमी पकड़ के क्या करेगा, आपका जंग लग जाएगी इसमें। और ये जो अभिक्रिया है वो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है। दूसरा उदाहरण इसमें ले रखा आपका पोटेशियम क्लोरेट है, वो क्या करता है, वो धीमी गति से आपका क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में ऑक्सीजन। और इसमें एक और ले रखा है आपको एसिटिक एसिड है आपका, एसिटिक एसिड और प्लस में आपका एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। इन दोनों की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपका एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। यानी आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल और प्लस में आपका जो एथिल एल्कोहल है, इन दोनों की जो अभिक्रिया है वो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है। और इसमें क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट और प्लस में जल। ये क्या आपकी मंद गति से संपन्न होती है। इसमें इतना ही ध्यान में रखना आपको कि मंद गति से कौन सी होती है और तीव्र गति से कौन सी होती है। इसका एक उदाहरण याद कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। इसमें आपका दे रखा है एक पॉइंट आता है इसमें, अर्ध आयुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। जैसे कि नाम से पता चला है कि अर्ध आयुकाल यानी अभिक्रिया को पूरा होने में जितना टाइम लगता है उनसे जो आधा टाइम है वो क्या है आपका, अर्ध आयुकाल। यानी आधा समय है वो क्या है, अर्ध आयुकाल का। जैसे इसमें दे रखा है अभिकारकों की आधी मात्रा उत्पाद में बदलने में लगा समय ही क्या है आपका, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी आधा टाइम।
अभिक्रिया पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसका आधा क्या कहलाता है, आपका अर्धायुकाल। जैसे इसका उदाहरण है आपका जो प्रकाश की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वो अत्यंत तेज गति से संपन्न होती है। और इसका जो अर्धायुकाल है वो कितना होता है आपका 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। इतना कम समय में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ये था आपका अर्ध आयुकाल। अब देखते हैं आगे। आगे हमने पीछे क्या पढ़ा है, मंद और तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ये भी क्या है, एक दूसरे की विपरीत होती है। अब देखते हैं कैसे। जो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी ये एक ही दिशा में संपन्न होती है। ये क्या होती है, केवल एक ही दिशा में, यानी अभिकारक है वो उत्पाद बना दिया तो उत्पाद से वापिस अभिकारक नहीं बना सकते इसमें, यानी एक दिशा में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय की क्या होती है, विपरीत। इसमें क्या होगा, इसमें अभिकारक से उत्पाद बन गया और उत्पाद से वापिस क्या बना सकते हैं हम, अभिकारक भी बना सकते हैं। ये क्या होगी आपकी अनुत्क्रमणीय, यानी ये दोनों दिशा में संपन्न होती है। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं जो केवल एक ही दिशा में होती है, तो ये कौन सी आपकी उत्क्रमणीय, यानी अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन वे वापिस उत्पाद अभिकारक नहीं बना सकते हैं, केवल क्या है एक ही दिशा में होती है ये। अब देखते हैं अनुत्क्रमणीय में। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपके उत्पाद बनाते हैं और उसी समय में और उन्हीं परिस्थितियों में क्या होगा, उत्पाद भी क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपके वापिस अभिकारक निर्माण कर सकते हैं। उत्क्रमणीय में क्या था, केवल अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे थे, ये एक ही दिशा में होती है। लेकिन अनुत्क्रमणीय है, उसमें क्या होगा, पहले तो अभिकारक क्रिया करके क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं, और फिर वापिस उत्पाद है वही क्या है, उसी समय और उसी परिस्थितियों में क्या करते हैं, उत्पाद भी वापिस क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अभिकारक बना लेते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या होगी आपकी अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय वो दोनों दिशा में संपन्न होती है। अब देखते हैं इसमें दे रखा है उत्क्रमणीय में कि अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती है, और उत्पाद की सांद्रता वो क्या होती है, आपकी बढ़ती है। इसमें उत्क्रमणीय में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो किस में बदल रही है, उत्पाद में। और इसमें क्या होता है, इसमें अभिकारकों की मात्रा है वो कभी शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसमें तो शून्य हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे अभिकारक वो किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में। लेकिन इसमें क्या है कि अभिकारक की मात्रा है वो शून्य कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि पहले अभिकारक वो क्या करेंगे, उत्पाद बनाएंगे, और उत्पाद है वो वापिस क्या बना लेते हैं, अभिकारक। तो क्या है, ये शून्य नहीं होती कभी, ये एक बार जब प्रारंभ हो जाती है तो अंत नहीं होता इसका, चलती रहती है ये। अब देखते हैं उत्क्रमणीय के उदाहरण। जैसे इसमें दे रखा है कार्बन और ऑक्सीजन है, वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है, दहन होता है, तो क्या बनती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। वापिस कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते, केवल ये क्या है, एक ही दिशा में संपन्न होती है। और एक दिशा में संपन्न होती है उसके लिए कौन सा निशान लगता है, सिर्फ तीर का निशान एक दिशा की ओर। दूसरी इसमें दे रखी है आपको उदाहरण, मैथेन है वो आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगी और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल बनाएगी। अब है इसमें कि उत्पाद से अभिकारक वापिस नहीं बन सकते, जो कि हमने सबसे पहले देख लिया था, और इन्हें इस तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। यह है आपकी उत्क्रमणीय, यानी एक दिशा में संपन्न होती है। अब अनुत्क्रमणीय में आपको दे रखा है कि ये अभिक्रिया है, इनको इस प्रकार के दोनों साइड में तीर का निशान होता है। क्यों, क्योंकि पहले अभिकारक उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद से वापिस भी क्या बना सकते हैं, अभिकारक। तो ये क्या है, दोनों दिशा में होती है, इसीलिए इस प्रकार के तीर का निशान दर्शाया जाता है। अब जो आपकी उत्क्रमणीय जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। दो प्रकार कौन से हो गए, एक तो होगा अगर अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होगी, प्रतीप। अब जो अगर अभिक्रिया है वो क्या होगी, पहले अभिकारक जो उत्पाद बना रहे थे वो कौन सी होगी, अग्र, और वापिस उत्पाद से अभिकारक बनेंगे वो कौन सी हो जाएगी, प्रतीप। जैसे आपने कोई पदार्थ ले लिया, अभिकारक ए और बी है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। ये अभिकारक थे ए बी, और किस क्या बनाया उत्पाद, सी और डी। अब वापिस ये तो कौन सी होगी, अगर अभिक्रिया होगी। अब प्रतीप में क्या होगा, वापिस उत्पाद कौन से थे, सी और डी, ये वापिस क्रिया करके क्या बना रहे हैं, अभिकारक बना रहे हैं ए और बी।
ये क्या हो गई आपकी प्रतिप अभिक्रिया। यानी अभिकारक से उत्पाद जो बनता है वो तो कौन सी अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया, और उत्पाद से वापिस अभिकारक बनता है तो वो कौन सी हो जाएगी, प्रतिप अभिक्रिया। तो ये क्या होगा इसमें अनुत्क्रमणीय में कि दोनों साथ साथ चलती है, साथ साथ कौन सी, अग्र और प्रतिप अभिक्रिया, वो दोनों क्या होगी, साथ साथ चलती है। और एक बार जब जो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो जब शुरू हो जाती है तो उसके बाद में कभी पूर्ण नहीं होती। क्यों, क्योंकि पहले अभिकारक उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद से वापस क्या बनेंगे, अभिकारक बनेंगे, तो इसीलिए ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसके लिए एक शर्त होती है, ये केवल किसमें संपन्न होती है, बंद पात्र में ही संपन्न होती है, ये खुले पात्र में संभव नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद में हमें दे रखा है इसके उदाहरण। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है आपको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया से वापिस से क्या बना सकते हैं, हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। अब इस दूसरा उदाहरण दे रखा है, जल और आपको कार्बनिक अम्ल है, ये दोनों मिलकर इस प्रकार हाइड्रोनियम आयन, और ये इस आयन के रूप में हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में आपको आयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अब एक अन्य आपको उदाहरण दे रखा है आपको कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन भी कौन सी अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसे, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन को पूरे रक्त में सप्लाई करता है, ये रक्त के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वो क्या होगा, वापिस बाहर निकालेगा, और ऑक्सीजन का क्या करेगा, वो वापिस संचार करेगा। तो ये परिवहन है, ये क्या कहलाएगा, आपका अनुत्क्रमणीय, यानी दोनों दिशा में हो रही है। पहले कार्बन आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदली, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदली, ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदली, पहले ऑक्सीजन में, और फिर ऑक्सीजन ने वापिस कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। इस प्रकार ये पूरा परिवहन चलता रहता है। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है जैव रासायनिक अभिक्रिया। और जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है ये अभिक्रिया हीमोग्लोबिन द्वारा। अब देखते हैं इसमें आगे, ये तो थी आपकी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब देखते हैं आगे आपकी अभिक्रिया कौन सी दे रखी है, ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन। सबसे पहले हम सरल रूप से समझते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। अब सीधा जैसे नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण और इसमें अपचयन। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसमें सीधे सीधे इसके नियम देखते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का तो जुड़ना होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का क्या होना, निकलना। एक तो ये शर्त होगी। दूसरी क्या हुआ, दूसरी इसमें शर्त होगी कि ऑक्सीजन क्या होती है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, और हाइड्रोजन क्या होता है, धन विद्युतीय, तो धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा, निष्कासन होगा। ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दूसरी आपकी अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है आपका हाइड्रोजन का तो क्या होना, जुड़ना, और ऑक्सीजन का क्या होना, निकलना। यानी धन विद्युतीय तत्वों का संयोग और ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, निष्कासन। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाएगा। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण अपचयन में क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, इसकी अलग अलग शर्तें हैं। अलग अलग शर्तें कौन कौन सी है देखते हैं इसमें देखते हैं। पहली आपकी ऑक्सीकरण में देखते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन को हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो पहली आपकी जो कंडीशन है वो है आपकी ऑक्सीजन का संयोग होना। अब ऑक्सीजन का संयोग होना है, ऑक्सीजन का संयोग होना है वो कौन सा है देखते हैं। यानी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी ऑक्सीजन क्या होती है, इसमें जुड़ती है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब इसमें इसके विपरीत हो जाएगा अपचयन, कि ऑक्सीजन का क्या होना, निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। अब देखते हैं इसमें अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इसीलिए ऑक्सीजन का जिसमें योग होगा वो तो ऑक्सीकरण हो जाएगी, और ऑक्सीजन का निकलना है वो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, अब इसमें है उदाहरण। जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन का योग, तो मैग्नीशियम है वो किसके साथ जुड़ा है, आपका ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर तो अलग अलग है दोनों, और यहाँ पर क्या हो गया, इनका योग हो गया, दोनों साथ साथ जुड़ गए, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यही हमने पढ़ रहा है कि ऑक्सीजन का योग होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब देखते हैं इसमें दूसरा उदाहरण दे रखा है सल्फर का।
सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन इसके सल्फर के साथ जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो गया। अब है अपचयन में। अपचयन में इससे विपरीत है कि ऑक्सीजन निकलती है इसमें जो दे रखा है आपको पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है, इसमें क्या होता है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड में देखते हैं, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन साथ जुड़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अलग हो रही है इससे, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, तो इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। ये क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। इसी प्रकार इसमें दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ से मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ तो जुड़ी हुई है, और यहाँ से क्या हो गई आपकी, अलग हो गई, यहाँ पर उत्पाद जैसे बने, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का ये जो मैग्नीशियम है इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर इससे निकल गई, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये थी आपकी ऑक्सीजन के आधार पर कि ऑक्सीजन का निकलना और जुड़ना। अब देखते हैं आगे इसमें आगे हुआ हाइड्रोजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी हाइड्रोजन जिसके साथ निष्कासित होगी वो क्या होगा, वो होगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी देखते हैं कैसे कि हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ रहा है वो तो क्या होगा, आपका अपचयन होगा, और जिससे हाइड्रोजन निष्कासन हो रही है वो क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण। जैसे इसमें आपका उदाहरण दे रखा है, ये विक्रिया, इसकी परिभाषा कैसी हो जाएगी, वे विक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और वे विक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं कैसे, जैसे इसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके साथ क्या है आपकी हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपके जुड़ रहे हैं, किसके साथ, सल्फर के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, सल्फर अलग हो गई, इसलिए सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन क्या हो गई, निकल गई, अलग हो गई, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। दूसरा आपको उदाहरण दे रखा है एथेनॉल का। एथेनॉल में यहाँ पर क्या है, देखते हैं कितने परमाणु है हाइड्रोजन के, 3 और 2 5 और 1 6 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ इस साइड में जैसे ही एथेनॉल बना तो क्या हो गया, इससे हाइड्रोजन 2 परमाणु है वो अलग हो गए, तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन का निष्कासन, और हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण। इसमें देखते हैं उदाहरण, इसमें जो आपका एथीन है, एथीन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ रहे हैं और जुड़कर क्या बना रहे हैं, आपके एथेन बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन का संयोग ही क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। अब देखते हैं विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। देखते हैं विद्युत धनी, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ऑक्सीकरण, जैसे ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ ऐसे परमाणु तत्व होते हैं जो क्या है, विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर इसको देख सकते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, यानी वे विक्रियाएं जिसमें विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, निष्कासन होता है, वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी वे विक्रियाएं जिसमें विद्युत धनी तत्वों का क्या होगा, निष्कासन होगा, उनसे हटेगी, अलग होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसके विपरीत विद्युत धनी तत्वों से संयोग जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाएगा। देखते हैं इसमें आपका दे रखा है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड में आपका जो पोटेशियम है वो क्या है, यहाँ पर विद्युत धनी तत्व है, और आयोडीन है वो क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है। अब देखते हैं यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व हाइड्रोजन, जो आपका जो विद्युत धनी तत्व है वो पोटेशियम, वो यहाँ पर अलग हो गया, किससे, आयोडीन से, तो आयोडीन का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि विद्युत धनी तत्वों का क्या हो गया, निष्कासन। इस प्रकार इसमें देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी यहाँ पर अलग हो गया सल्फर, तो सल्फर का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। तो क्यों, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन है वो सल्फर से अलग हो गया, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन, और हाइड्रोजन यानी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार आपका यहाँ पर दे रखा है विद्युत धनी तत्वों का संयोग, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ आपका क्या जुड़ रहा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या है कि धनी तत्व है, जो किसके साथ जुड़ रहा है, इस क्लोरीन के साथ, तो विद्युत धनी तत्वों का संयोग होना ही क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। ये थी आपकी विद्युत धनी और विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। अब इसके आगे है विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर।
तो विद्युत धनी तत्वों का संयोग जिसमें होगा वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी, और विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग जिसमें निष्कासन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अपचयन। यानी एक दूसरे की विपरीति है ये। इसमें आपको उदाहरण दे रखा है विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग कैसे, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रही है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ रही है। क्लोरीन क्या है कि ऋण विद्युतीय तत्व है, और ऋण विद्युतीय तत्व का जिसमें संयोग होगा वो क्या होगी, ऑक्सीकरण होगी। जैसे इसमें मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ रही है तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार इसमें उदाहरण दे रखा है आपका, यहाँ पर दे रखा है फेरिक क्लोराइड है, इसमें आपका फेरिक क्लोराइड, इसमें क्या होगा, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होना चाहिए। तो फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं, 3 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही कितने हो गए, 2 हो गए। तो एक क्लोरीन का क्या हुआ, निष्कासन हो गया। और क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, और ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन ही आपका क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड। ये है आपका विद्युत, ये आपकी हो गई विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। जिसमें विद्युत धनी तत्वों का संयोग होगा वो क्या होगा, अपचयन, निष्कासन होगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण, और विद्युत ऋणी तत्वों का जिसमें संयोग होगा वो क्या होगी, ऑक्सीकरण, और विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन जिसमें होता है वो अपचयन हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें आगे। अब जैसे जैसे आपकी विज्ञान है वो साइंस प्रगति करती गई, वैसे वैसे परिभाषा में क्या हो गया, विस्तार होता गया। और इसमें विस्तार के साथ ही हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या होती है, कौन सी अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें आपका ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्यागता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन और या अणु है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें त्यागते हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और जिसमें क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु है, आयन और अणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें क्या कहलाता है, आपका अपचयन हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है आपको उदाहरण, यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ही ऑक्सीकरण है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या है, अपचयन है। अब देखते हैं इसमें आपको उदाहरण दे रखा है सोडियम का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग की क्या बनाता है, धन आयन। जिस प्रकार इसमें आयरन आपका, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग की क्या बना रहा है, धन आयन। इसी प्रकार क्लोरीन है वो भी धन आयन बनाता है, उदासीन बन जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रही है, ऋण आयन। जिस प्रकार इसमें भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बन रहा है, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम के साथ में क्या इसी प्रकार हो रहा है। अब देखते हैं इसमें आगे, इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर आदान प्रदान में। इसमें एक बात समझ में आ रही है कि उदासीन परमाणु जो आपका है, किसमें, ऑक्सीकरण में, कि उदासीन परमाणु धनायन, इसमें उदासीन परमाणु है वो क्या बनाता है, आपका धनायन बनाता है, और धनायन है उस पर क्या बढ़ जाता है, आपका आवेश बढ़ जाता है, और ऋणायन के आवेश में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसमें, ऑक्सीकरण में क्या होता है, उदासीन परमाणु धनायन बना लेता है, धनायन पर आवेश बढ़ता है, और ऋणायन पर आवेश में क्या हो जाती है, कमी। इसमें अपचयन में इसका उल्टा हुआ कि उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु ऋणायन बनाता है, इसमें क्या बना रहा था, धनायन, और ऋणायन पर क्या हो जाता है, आपका आवेश बढ़ जाता है, और धनायन पर आवेश क्या हो जाता है, क्या होता है, कम होता है। किसमें, अपचयन में। ये थे आपकी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। अब देखते हैं इसमें आगे क्या दे रखा है। इसमें आगे आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं अपौपचयी। अब देखते हैं क्या होती है रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपौपचयी अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रही है, यानी एक पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और उसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। जैसे देखते हैं इसमें कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन, दूसरे पदार्थ का अपचयन क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है आपका,
कौन सा उदाहरण देखते हैं। जिंक है वो आपका कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस में कॉपर अलग हो जाता है। ये अभिक्रिया हमने किस में पढ़ी थी, विस्थापन वाले अभिक्रिया में पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया में ये आपने पढ़ी थी। तो विस्थापन अभिक्रिया भी है इसमें और प्लस में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। कैसे देखते हैं इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे है। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ये जो आपका जिंक है वो क्या है, यहाँ पर किसके साथ जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय आयन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रही है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिंक है वो इस ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ जुड़ रहा है, यानी सल्फेट आयन इसके साथ जुड़ रहा है जो कि क्या आपका ऋण विद्युतीय है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट है, इनमें से आपका क्या है, सल्फेट है जो ऋण विद्युतीय वो क्या हो रहा है, हट रहा है। यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है इससे। तो इसमें इसका कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया और जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऋण विद्युत तत्व इसके साथ जुड़ रहा है और धन विद्युतीय आयन जुड़ रहा है और ऋण विद्युतीय आयन इस कॉपर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। इस सल्फेट आयन के आधार पर क्या है, इसका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। अब देखते हैं इसमें आगे एक अन्य उदाहरण दे रखा आपको, एक अन्य उदाहरण के रूप में आपको दे रखा है। इसमें है ये जो आपका है, इसमें देखते हैं, इसमें जो फेर्स आपका जो आयरन है इसके साथ क्या है, फेर्स के साथ यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 परमाणु जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, जो आयरन है वो अलग हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इससे हट गई। तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, वो क्या कौन सा होता है, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन के कितने हैं, एक ही है। और यहाँ पर आके क्या हो गया, ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2 हो गए ऑक्सीजन के। तो एक ऑक्सीजन क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया। और ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आपका यहाँ पर जो आपका आयरन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि अपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ से हट रही है, 3 परमाणु ऑक्सीजन के हट रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार हमने क्या देखी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया देखी। और साथ में जो होती है वो कौन सी होती है, रेडॉक्स, जिसमें दोनों साथ साथ चलती है। अब देखते हैं इसमें आगे एक चीज़ और दे रखी है, अपचायक और ऑक्सीकृत। अपचायक कौन सा होता है, ऑक्सीकृत कौन सा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक है वो किस में आते हैं, अपचायक में। जैसे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो अपचायक है, वो अपचायक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करें और अन्य पदार्थों को अपचायित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और जो अपचायित करने में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अपचायक कहलाते हैं। दूसरी है ऑक्सीकृत। इसमें ऑक्सीकृत कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक है वो कौन से होते हैं, ऑक्सीकृत। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करने में क्या करता है, ये मदद करता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकृत बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे। अब इसमें आगे है आपका उदासीनीकरण। ये थी आपकी ऑक्सीकरण अपचयन। और उसके बाद में हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, क्या होता है उदासीनीकरण में। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में अम्ल और क्षार वाले में कि जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और प्लस में जल और उष्मा निकलती है। ये क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल क्षार को जब मिला दिया जाता है तो लवण बन जाता है और जल बनता है। ये क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल हमने ले रखा उदाहरण, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है, प्लस में क्षार ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, प्लस में जल बना रहे हैं। ये इनका पीएच कितना होता है, 7 होता है। 7 पीएच पर संपन्न होती है ये। क्यों, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कोई भी है वो उदासीन होती है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो वो लवण जल बनाते हैं। ये क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपने उदाहरण ये याद कर सकते हो। और भी उदाहरण दे रखा है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और प्लस में जल बना रहे हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर प्रबल अम्ल और आप क्या क्या ले रहे हो, एक क्षार ले रहे हो दुर्बल। अब देखते हैं इसमें, अब इसके बाद में आपका है दूसरी, आपका ले रखा है एसिटिक एसिड ले रखा है और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, इसके साथ मिलकर आपका ये बना रहा है आयन, ये आपका उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, प्लस में जल प्राप्त हो रहा है। ये अभिक्रिया सभी क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल, और प्लस में ऊष्मा निकलती है। यह क्या कहलाता है, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं के बारे में कंप्लीट किया, और इसमें कोई भी यदि आपको समझ में न आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आप पूरा कोर्स का अध्ययन करना चाहते हो तो इस YouTube चैनल के माध्यम से कर सकते हो। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेस जाकर YouTube में सर्च करना है और वहाँ पर आपको 10th क्लास का पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। और यदि किसी को PDF नोट्स की आवश्यकता है तो वो सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।